स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी वाइब में। और स्वागत है हमारे मल्हार के सफ़र में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मल्हार कितनी खास किताब है जो हमें कहानियों, कविताओं और ढेर सारी मज़ेदार चीज़ों से जोड़ती है। आज हम एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कहानी या कविता पढ़ते वक्त उनका मतलब अपने शब्दों में कैसा समझा जाए? इसे ही भावार्थ कहते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि भावार्थ क्या होता है और इसे कैसे समझा जाए। तो उससे पहले हम अपनी मातृभूमि पाठ के सारांश को थोड़ा सा देख लेते हैं। मातृभूमि के कविता के सारांश में हमको कवि ने बताया है कि मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महानता का सुंदर चित्रण किया है। इस कविता में हिमालय को देश की अडिग शक्ति और गौरव का प्रतीक बताया गया है, जो आकाश को चूमता हुआ खड़ा है और दूसरी ओर हिंद महासागर उसके चरणों में लहरों के माध्यम से झुककर अपनी भक्ति प्रकट करता है। कवि ने गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम की महिमा का उल्लेख करते हुए उनकी पवित्रता को दर्शाया है। तो बच्चों, जहाँ पर तीन नदियाँ आपस में मिल जाती हैं उसे ही संगम कहते हैं। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी कहा जाता है। भारत की पहाड़ियों में झरते झरने, हरी भरी अमराइयाँ, कोयल की मधुर पुकार और मलय पवन की शीतलता इस भूमि की प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक मोहक बनाते हैं। कवि ने पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि और कर्म भूमि कहकर उसका गौरव बढ़ाया है। यह वही भूमि है जहाँ भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ, जहाँ कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और जहाँ गौतम बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। यह युद्ध भूमि भी है जहाँ धर्म और सत्य की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध लड़े गए, और साथ ही बुद्ध भूमि भी है जिसने पूरे विश्व को शांति और ज्ञान का प्रकाश दिया। इस कविता के माध्यम से अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और गर्व की भावना प्रकट करते हैं और पाठकों के मन में देशभक्ति की भावना जगाते हैं। तो बच्चों, ये था हमारे मातृभूमि पाठ का सारांश। अब हम इसमें अपने कवि का परिचय देखेंगे। कवि के परिचय में हम लोग देखेंगे कि जो इस कविता को लिखा है, इस कविता को किसने लिखा है प्यारे बच्चों? इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 ईस्वी को हुआ था, जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य था, और उनका जन्म स्थान बिंदगी फतेहपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 फरवरी सन 1988 को हो गई। 1906 में जब इनका जन्म हुआ तब अंग्रेजों के आधिपत्य भारत में था। तब उन्हीं को देखते हुए इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अनेक कविताएं लिखी। इनको मातृभूमि की, भारत भूमि की गौरव के लिए हमेशा गान करना बहुत अच्छा लगता था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं में हम लोग देखेंगे भैरवी हैं, पूजा गीत है, प्रभाती है और चेतना है, बासंती है, दूध बतासा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। शिशु भारती है, बाल भारती, बाल भारती जो भारत की पूरे भारत के बाल भारती के रूप में बताया है। बांसुरी है, बिगुल है, कुणाल है, वासदत्ता और विषपान है। तो ये था हमारे कवि का परिचय। अब हम इसके बाद अपने कविता की पंक्तियों पर चलते हैं। अपनी कविता की पंक्तियों में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के मातृभूमि के पद्यांशों का भावार्थ और उसके कविता। सबसे पहले बच्चों, कविता एक राग और लय में पढ़ी जाती है। कविता को हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक निधि सिंधु झूमता, ऐसे नहीं बच्चों। किसी भी कविता को पढ़ने के लिए उसमें राग, लय, ताल की आवश्यकता होती है। तो आओ हम लोग उसी राग और ताल से इस कविता का शुरू करते हैं। तो कविता है हमारी
ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहेर रही है। तो हमारी ये पहली पंक्ति की कविता थी, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि भारत के मातृभूमि कि कवि ने कैसे कितने गौरवपूर्ण तरीके से इसके व्याख्या को बखान किया है। कह रहा है भारत के उत्तर में खड़ा हिमालय, भारत के बर्फों से ढका हुआ हिमालय भारत की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है और आकाश को चूमता रहता है। ये हमारा हो गया हिमालय पर्वत, जिसको हम लोग देख रहे हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत हो गया हम लोगों का। आगे है नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे जब हम भारत के दक्षिण में आएंगे तो सिंधु, जिसे समुद्र कहा गया है, जो हमारा समुद्र है वो हिंद महासागर, जो भारत के चरण को धुलता रहता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। गंगा यमुना और त्रिवेणी की धाराएं बह रही हैं, एकदम हिलोर मार कर बह रही हैं। और जगमग छटा निराली पग पग छह रही है। जगमग मतलब हमेशा जलती हुई, छटा निराली सुंदर पग पग छहर रही है। तब बच्चों ये था हमारा कविता, और इसके हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं जो कठिन शब्द हैं। जैसे हिमालय, भारत का एक बड़ा पर्वत जो किससे ढका हुआ है बच्चों? बर्फ से ढका पर्वत है। चरण तले को हम लोग कहते हैं पैरों के नीचे। सिंधु का मतलब इसमें कवि ने बताया है समुद्र। झूमता है का मतलब लहरों के साथ हिलता हुआ रहता है। गंगा यमुन त्रिवेणी, गंगा यमुना और सरस्वती का मिलान, जिसे हम लोग पढ़े उसे कहते हैं संगम। तीन नदियों के मेल को कहते हैं संगम। जगमग मतलब चमकती हुई, लहर रही हैं, बह रही हैं। छटा निराली सुंदर दृश्य, छटा का मतलब क्या होता है बच्चों? सुंदर दृश्य हो रहे। पग पग मतलब हर स्थान पे। छहर रही हैं, फैल रही हैं। अब हम बच्चों अपना ये देख लिए शब्दार्थ को। अब हम इसके भावार्थ को हम कैसे लिखेंगे, अपनी परीक्षा में कैसे लिखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरा नंबर मिले और अच्छे से लिखें। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? भावार्थ में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की भौगोलिक विशेषताओं और प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान किया है। भारत के उत्तर में स्थित विशाल तथा गौरवशाली हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में स्थित विशाल और गौरवशाली हिमालय पर्वत को कवि ने ऐसा दर्शाया है मानो वह आकाश को चूम रहा हो, जो देश की शक्ति और अडिगता का प्रतीक है। वहीं दक्षिण दिशा में स्थित विशाल हिंद महासागर हिमालय के चरणों में झुककर लहरों के माध्यम से अपने उल्लास को प्रकट करता हुआ इतरा रहा है। कवि ने भारत की पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम को, अभी हम लोग देखे भी थे कि जहाँ तीन नदियाँ आपस में मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है। और गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन को क्या कहते हैं बच्चों? त्रिवेणी कहते हैं। कि महिमा का वर्णन किया है। इन नदियों का कल प्रवाह और उनकी जगमग, कल प्रवाह का मतलब बहती हुई जो नदियाँ, जगमगाती छटा समस्त धरती पर एक अनुपम सुंदरता बिखेरती है। पर्वतीय झरने की मधुर ध्वनि और नदियों की लहरों की चंचलता भारत की प्राकृतिक संपदा को और अधिक भव्य बनाती है। तो हम अपनी पहली पंक्तियों को ऐसे ही लिखेंगे जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो बच्चों ये था हमारी पहली पंक्तियाँ। अब हम अपने दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। हमारी दूसरी पंक्ति है बच्चों, हम जिसको पढ़ेंगे, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हों मस्त झाड़ियों में। तो बच्चों ये हमारी दूसरी पंक्ति है। और इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि वह पुण्य भूमि मेरी, कवि कह रहा है वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। जो हमारी मातृभूमि है वही हमारी पुण्य भूमि है, वही हमारी स्वर्ण भूमि है, सोने की भूमि है।
और वहीं पर हमारा जन्म हुआ है, वही हमारी जन्मभूमि है और वही हमारी क्या है, मातृभूमि है। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में, अनेक झरने झरते हैं हमारे भारत के भौगोलिक संरचना में, और अनेक पहाड़ियां हैं जहाँ से झरने निकलते हैं। जैसे अभी एक झरना हम लोग देख रहे हैं, ये झरना है पहाड़ियों से निकल रहा है। चिड़ियाँ चहक रही हैं होमस्त झाड़ियों में, चिड़िया भी क्या कर रही हैं, चहक रही हैं, गा रही हैं, मस्त होकर झाड़ियों में चिड़िया गा रही हैं। तो बच्चों ये था हमारी कविता, और अब हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। पुण्य भूमि, पुण्य भूमि का अर्थ होता है पवित्र भूमि, धार्मिक और महापुरुषों की भूमि। दूसरा है हमारा स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि का मतलब होता है समृद्ध एवं कीमती भूमि, सोने के समान जो मूल्यवान हो उसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। जन्मभूमि, जहाँ हमारा जन्म हुआ हो, जो अपना देश हो। मातृभूमि, माँ के समान पूज्य देश। झरने, झरने हम किसको कह रहे हैं, पहाड़ों से गिरने वाले जल प्रवाह को झरने कहते हैं। झरते का मतलब गिरते हैं, पहाड़ियों का मतलब छोटे छोटे पर्वत। चहक रही हैं, मधुर स्वर में गा रही हैं, मस्त, आनंदित और खुश होकर। झाड़ियाँ मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे। तो बच्चों ये हम अपने देख लिए शब्दार्थ को। अब हम देखेंगे अपने भावार्थ को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपनी जन्मभूमि भारत की महानता और पवित्रता का भावात्मक रूप से वर्णन किया है। कवि अपने देश को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि कहकर इसका गौरव बढ़ाता है। यह वही भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया, जिसे वह अपनी माँ के समान पूज्य मानता है और जिसे उसका गहरा आत्मीय संबंध है। कवि आगे कहता है कि यहाँ पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं जो प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। हरियाली से भरे हुए इन जंगलों और झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती रहती है, जिससे वातावरण आनंदमय और जीवन प्रतीत होता है। भारत की इस प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मन हर्षित हो उठता है। तो हमारी दूसरी पंक्ति थी। अब हम चलते हैं अपने बच्चों तीसरी पंक्ति में। हमारी तीसरी पंक्ति है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो तीसरी पंक्ति में कवि ने लिखा है, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन्मय संवारती है। तो हमारा जो अमराइयाँ हैं उसको बच्चों हम लोग अमराइयाँ घनी है मतलब पेड़ों की, आमों की घने घने पेड़ हैं, कोयल उसमें गा रही हैं, पुकार रही हैं। ये हमारी कोयल है बच्चों, जो हम लोगों को देखने को मिलती है आमों के पेड़ों में, बगीचों में। बहती मलय पवन है, मलय मतलब दक्षिण भारत से जो बहने वाली, पवन का मतलब होता है हवा, पवन का मतलब बच्चों हवा। ये हमारा पर्यायवाची है हवा का। तन मन को संवार देती है, बिल्कुल आनंदित कर देती है। और यह धर्म भूमि मेरी है, और यह कर्म भूमि भी मेरी है, और वह जन्म, जहाँ पर हम जन्म लिए हैं वो जन्मभूमि हमारी है, जहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं वह कर्म भूमि हमारी है, जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ संस्कार करते हैं वो हमारी धर्म भूमि है, और वह मातृभूमि है जिसको हम अपनी माता के समान पूज्य मानते हैं। तो बच्चों ये था हमारे तीसरी पंक्ति। अब हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। अमराइयाँ, अमराइयाँ का मतलब होता है आम के पेड़ों का बगीचा। घनी बहुत, अधिक या सघन। पुकारती का आवाज देती है। मलय का मतलब दक्षिण से बहने वाली सुगंधित हवा। तनमन संवारती है, शरीर और मन को तरोताजा कर देती है। धर्म भूमि, धर्म का पालन करने वाली भूमि है। कर्म भूमि, परिश्रम और कर्तव्य का पालन करने की भूमि है। जन्म भूमि, जन्म लेने की भूमि या अपना देश। मातृभूमि, माँ के समान पूज्य देश। तो बच्चों अब हम अपने भावार्थ को किस प्रकार से लिखेंगे उसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया है। पहली पंक्ति में कवि भारत की हरी भरी प्रकृति का वर्णन करता है, जहाँ घने आम के बाग अपनी शीतल छाया प्रदान करते हैं। इन बागों में कोयल अपनी मधुर वाणी में गान करती है,
जिससे वातावरण संगीत से गूंज उठता है। मंद मंद मलय पवन, जो हमारे दक्षिण भारत से चलने वाली ठंडी हवा है, वो प्रवाहित होती है, बहती है, जो न केवल हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है बच्चों, बल्कि मन को भी प्रसन्न कर देती है और स्फूर्ति से भर देती है, तरो ताजा कर देती है। इसके बाद कवि ने देश की धार्मिक नैतिकता को महान रेखांकित करता है। भारत को धर्म भूमि कहा गया है क्योंकि यहाँ धार्मिकता का केंद्र रहा है। साथ ही इसे कर्म भूमि भी कहा गया है क्योंकि यह परिश्रम और वीरता का प्रतीक है। यह वही भूमि है जहाँ कवि ने जन्म लिया और जिसे वह अपनी मातृभूमि के रूप में मानता है। तो कितनी सुंदर बातें, कितनी अच्छी बातें कवि ने इसमें की है हमारे भारत के गौरव के रूप में। तो आइए बच्चों, हम अपनी चौथी पंक्ति में चलते हैं और इस कविता को पढ़ते हैं। तो कवि ने कहा है, क्या कहा है, देखते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो बच्चों, ये थी हमारी चौथी पंक्ति जिसमें कवि ने कहा है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति। जहाँ रघुपति का मतलब होता है भगवान राम का जहाँ जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बंसी की धुन सुनाई। गौतम ने जन्म लेकर, गौतम का यहाँ तात्पर्य है बच्चों भगवान गौतम बुद्ध से, भगवान गौतम बुद्ध से। जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिसका सुयश बढ़ाया, उन्होंने इस भारत का सुयश को बढ़ाया है, उसके मान को बढ़ाया है। जग को दया दिखाई, पूरे संसार में उन्होंने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को दया दिखाई। जग को दिया दिखाया, जग मतलब पूरे संसार को उन्होंने एक दीपक के रूप में दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, या वही युद्ध भूमि है। वह बुद्ध भूमि मेरी, ये वही बुद्ध की भूमि है। और वह मातृभूमि मेरी, और यही मातृभूमि मेरी है। और वह जन्मभूमि मेरी, जहाँ पे हम लोग जन्म लिए हैं, ये भी हमारी जन्मभूमि है। तो बच्चों, आगे हम इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पुनीत, पुनीत का मतलब होता है पवित्र या शुद्ध। सुयश का मतलब होता है प्रसिद्धि, मान सम्मान। बंसी, बंसी मतलब बांसुरी। गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान, इसमें श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है। गौतम, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। दया मतलब करुणा दिखाई। युद्ध भूमि, युद्ध होने का स्थान, जैसे महाभारत का कुरुक्षेत्र हो गया। बुद्ध भूमि, बुद्ध के जन्म और उनके ज्ञान की भूमि को हम लोग बुद्ध भूमि कहते हैं। मातृभूमि, माँ के समान पूज्य भूमि को मातृभूमि कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारी कविता, उसके कठिन शब्द। अब हम इसमें देखते हैं अपने भावार्थ को। तो बच्चों, अब हम देखते हैं भावार्थ। भावार्थ में कवि ने कहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि इस भूमि की पवित्रता को दर्शाते हुए कहते हैं कि यह वही देश है जहाँ भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ। यह वही भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन के साथ गीता का पावन ज्ञान संसार को प्रदान किया, जिससे मानवता को धर्म, कर्म और सत्य का मार्गदर्शन मिला। यह वही भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने अपनी करुणा, अहिंसा और ज्ञान से संपूर्ण विश्व को दया और सत्य का संदेश दिया। उन्होंने अज्ञान के अंधकार में भटके हुए लोगों को सच्चा मार्ग दिखाया और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर किया। अंत में कवि ने इस देश को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि दोनों कहकर इसकी अद्वितीय विशेषता को दर्शाते हैं। यह वही भूमि है जहाँ धर्म और न्याय की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध लड़े गए। वहीं यह हिंसा और शांति का संदेश देने वाले महापुरुषों की भी जन्मस्थली भी रही है। कवि के अनुसार यही उनकी मातृभूमि है, यही उनकी जन्मभूमि है। और यह देश केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं बल्कि
जन्मभूमि और मातृभूमि के रूप में पूजनीय है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने देखा इस अपनी पूरी कविता के पाठ को, अपनी कविताओं को पढ़ा हम लोगों ने। अब बच्चों तब इसमें आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और बच्चों इसी तरह हम अपने पाठ को पढ़ते रहेंगे और आगे के प्रश्नों में हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे आगे के वीडियो में। तब बच्चों हम लोग देखें कि हमारी पंक्तियाँ और उसके भावार्थ को अब हम आगे के वीडियो में इसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ होगा और अगर इसमें कोई भी ऐसी बातें हों जो ऐड करने के लिए आप लोग सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों अब हम इसी के साथ आपको मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।